तो चलिए देखते हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का, जिसमें बहुत से ऐसे छात्र हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव गलती बना करके आए हैं और उसको सही सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया है। मिलाता है कहीं से गलत हो जाता है, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। 110% हम सही बताएंगे ऑब्जेक्टिव आपको मिलाना है। जिस विद्यार्थी का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का दूसरी पाली का एग्ज़ाम हुआ है तो वह बच्चा मिला सकते हैं सेट कोड ए, क्लास 10th, सीटिंग सेकेंड, सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। मेरे पास है पेपर, आप देख सकते हैं इस पेपर को, सेट कोड भी लगा हुआ है ए। तो जिसका सेट कोड ए है वह मिला लें सही आंसर, और जिसका सेट ए नहीं है, सेट कोड ए नहीं है, उसको भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप सुन करके, हम क्योंकि 2 बार 3 बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और आंसर को भी, तो आप सुन करके भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास सेट ए के बदला सेट बी है, जे है, सी है, तो पर भी घबराने की बात नहीं है। आप सही सॉल्यूशन कर सकते हैं, अपने आंसर मिला सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर को आप मिला सकते हैं। तब मिला सकते हैं जब आपके पास कोई भी 10th क्लास का सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन हो। नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, जिसका सेक्शन ए है उसके लिए तो कोई दिक्कतें नहीं है। A to Z मिलेगा, नंबर बाय नंबर मिलेगा 1 से 80 तक, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो आइए हम मिलाते हैं, ध्यान से मिलाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। क्वेश्चन को समझिए, कहता है निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो यह जो किया था गठन, यह किया था फ्रेंच भाषी समुदाय में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फ्रेंच भाषी समुदाय। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, पहला क्वेश्चन जो है सेट ए का, इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। बी नंबर क्वेश्चन मिलाइए। बी नंबर क्वेश्चन कहता, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच, ऊंच और नीच क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो कहता है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। तो सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच जो शक्तियां होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको आप बोलेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 2 का करेक्ट ऑप्शन सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। तो नगर निगम का प्रमुख जो होता है उसको महापौर बोला जाता है, आपको याद होगा। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर महापौर। फिर चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। कहता है निम्न में, नीचे जो 2 4 ऑप्शन दिया है उसके विषय में कह रहा है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में जो शामिल है विषय वह है बैंकिंग। ऑप्शन के अनुसार, बैंकिंग नहीं हो जाएगा, बैंकिंग दिया है, व्यापारी दिया है, पुलिस दिया है, शिक्षा, ये तो है ही है, तो इसमें एक्स्ट्रा में आएगा शिक्षा। तो 4 का करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा शिक्षा। 5वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवादियों और यूके, कहता है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। तो राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच जो समझौता हुआ था वह 1995 में हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन 5 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा 1995, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपाल के किस राजा ने, कह रहा नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो नेपाल के, कह रहा है किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो वह बी नंबर ऑप्शन जो है गिरिजा प्रसाद कोइराला ने समझौता से इनकार किया था, याद रखना है। 6 का जो होगा करेक्ट ऑप्शन बी होगा, गिरिजा प्रसाद कोइराला। 7वां क्वेश्चन देखिए,
दिया है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। कहता है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप जो है वह लोकतंत्र है, जो 7 का डी नंबर में है। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा डी नंबर, लोकतंत्र। 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। कहता है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो एक दलीय प्रणाली जो है इसमें दिया है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, चीन हो जाएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर चीन होगा, याद रखना है। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। कहता है निम्न में, नीचे जो ऑप्शन दिया उसमें पूछ रहा है कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वह राष्ट्रीय जनता दल पार्टी नहीं है, जो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 का ए नंबर आपको याद भी है, आप सब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में भी। 10वां क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक रूप है। कहता है आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप जो है आज़ादी काल से ही वह है भारत में। तो करेक्ट ऑप्शन 10 का ए नंबर नहीं, बी नंबर नहीं, सी नंबर नहीं, डी नंबर हो जाएगा। 10 का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर, भारत। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्न में से किसने कहा कि, कह रहा है निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यानी वह कौन सा पुरुष था जिन्होंने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। तो वह बोलने वाले थे हमारे बापू आदर्श, हमारे आदर्श महात्मा गांधी जी, जो 11 का बी नंबर में है। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन बी नंबर सही होगा, महात्मा गांधी। 11 का बी नंबर, महात्मा गांधी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया। अब बहुत से बकलोल बच्चा कहता है कि ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव नहीं इसमें हुआ। तो तारी विरोधी से रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखाया गया, वहाँ से दे दिया उठा करके, तो काहे नहीं हुआ। तो कहता है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया। तो यह कहाँ से शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश से, जो 12 का सी नंबर में है। करेक्ट ऑप्शन होगा 12 का सी। 13 नंबर देखिए, कहता है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। ये सबको याद है, हमारे यहाँ देखते हैं लालटेन है, तीर है, कमल है और भी चिन्ह है। लेकिन इसमें पूछता है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो साइकिल जो है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, याद रखना है। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा वह बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वह किससे संबंधित है। तो वह संबंधित है स्थानीय स्वशासन से, जो 14 का सी में है। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा सही, स्थानीय स्वशासन। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। कहता है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। तो संघ की स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी, जो 15 का ए नंबर में भी ही है। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, 1958। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, यानी कि संघ के साथ एक साथ नहीं आता है। वह कौन है निम्न में। तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका जो 16 का बी में है, तो 16 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वह 16 का बी होगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? आप फ्रांस की क्रांति को पढ़ चुके हैं, ये तो काफ़ी इजी है, आसान है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह 1789 में हुआ था, याद रखना है आपको, जो ऑप्शन ए में है सही, 17 का ए करेक्ट होगा। 18 नंबर देखिए क्या था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपको हिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये आप देखें हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन जो था वो आपको लिखाया गया है कार्बोनरी से था। तो कार्बोनरी खोजिए कहाँ है, 18 का बी में है, जो 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, 18 का बी। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र, कहता है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैन विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ स्थित है? जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जैन विश्वविद्यालय जो है वह रूस में पड़ता है, रूस में। 19 का करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा सी नंबर, रूस। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर देखिए, कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ का संबंध जो था वह यूनान से था, कोसूथ का संबंध यूनान से था। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा, 20 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, और बी नंबर में यूनान दिया हुआ है, यूनान होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्या आता है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का संगठन कब हुआ? क्या था, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो इस संस्था का जो गठन हुआ था वह 1867 ईस्वी में हुआ था। खोजिए 1867 कहाँ है? तो 21 का बी नंबर में है, तो 21 का करेक्ट आंसर बी होगा और 1867। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, किस संधि के तहत, संधि मीन्स होता है लड़ाई, कहता है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कहता है किस संधि के दौरान या किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो रूस प्रथम विश्व युद्ध से क्यों बाहर हुआ था? उसका एक ही कारण था कि फ्रैंकफर्ट की संधि, तो ए में ही है ऑप्शन। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा 22 का ए, फ्रैंकफर्ट का संधि। फिर देखिए 23 नंबर, कहता वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो कहा जाता है वह कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, जो बता चुके हैं। 23 का करेक्ट आंसर जो होगा वह सी नंबर होगा, कार्ल मार्क्स। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या पोट्सडम, कहता है निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? कहने का भावार्थ यह हुआ कि पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो इसका घोषणा का मुख्य उद्देश्य जो था अमेरिका का आत्मसमर्पण था, जो पढ़ा चुके हैं, अमेरिका का आत्मसमर्पण था। तो 24 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हो जाएगा बी, 24 का बी नंबर, अमेरिका का आत्मसमर्पण। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? यानी कि भारत में जो रेल चल रहा है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? यानी कि किस काल में हुआ? उस काल में राजा कौन थे हमारे यहाँ के? तो क्या, तो ये कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। तो ऑप्शन खोज लीजिए, बी में है। 25 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए,
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, मोतीलाल नेहरू भी नहीं थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। याद रखना है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 26 का सी। 27 नंबर देखिए, कहता है चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? यानी चौरी चौरा कांड जो हुआ था, इस कांड के बाद वह कौन सा आंदोलन था जिसको स्थगित कर दिया गया था? तो वह किया गया था असहयोग आंदोलन को, जो 27 के ए में ही है, तो याद रखना है असहयोग आंदोलन। 28 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? कहता लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो किया था वह किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखना है, जो 28 का बी नंबर में है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, जो 29 के ए नंबर में ही है। तो 29 का करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा 1916। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन स्टैट्यूटरी, कहता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष जो थे वह जनरल डायर थे। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा जनरल डायर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? तो स्वेज नहर को जो खोला गया था वह 1924 ईस्वी में ही खोला गया था। याद रखना है 1924, जो डी में है। तो 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, कहता है भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? यानी भारत का वह कौन सा जगह है, भारत का वह कौन सा प्लेस है, कौन सा स्थान है जहाँ सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित किया गया था? तो वह जगह जो था मुंबई था। तो मुंबई याद रखना है। 32 का करेक्ट आंसर जो होगा वह मुंबई होगा, जो 32 के ए नंबर ऑप्शन में है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 19, ए नंबर मुंबई। 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कहता 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष जो थे इब्राहिम रहीम तुल्ला थे। याद रखना है, इब्राहिम रहीम तुल्ला जी थे, जो 33 का ए में ही है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 का रहा, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी, जो है ए नंबर में। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईस्वी जाने तो 1948। 35 नंबर क्वेश्चन क्या था, 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर जो पड़ा था वह देश था अमेरिका। याद रखना है अमेरिका, जो 35 का बी में है। तो 35 का करेक्ट आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 कह रहा है, युद्धोत्तर
पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? कहता है युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो जिस संस्था का गठन हुआ था इसका इंतजाम करने के लिए, वह संस्था का नाम था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो 36 के ए नंबर ऑप्शन में ही है। तो 36 का करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ए। 37 नंबर देखिए, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? कहता है यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा जो है वह पाउंड है, क्योंकि यूरोप में पाउंड में गिना जाता है इसको। तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा को बोलेंगे पाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का पाउंड, बी नंबर। 37 का करेक्ट आंसर बी। 38 नंबर, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को जो शुरू किया था वह थे हमारे आदर्श महात्मा गांधी। 38 का ए नंबर ऑप्शन में ही है। तो 38 का करेक्ट सही जो होगा, करेक्ट जो होगा वह ए नंबर ऑप्शन महात्मा गांधी। 39 नंबर देखिए, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस जो था उसका मुख्य उद्देश्य यही था लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना। तो बी नंबर में है। 39 का करेक्ट आंसर होगा बी। 40 नंबर है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो थे यह यूनान के रहने वाले थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का सी। 41 नंबर देखिए, किस आयोग, कहता किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? फिर से क्वेश्चन देखिए, किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो यह जो किया था साइमन आयोग का, याद रखना। जो 41 का सी है करेक्ट आंसर, 41 का सी करेक्ट, साइमन आयोग। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी और भी है, लेकिन ये इसके अनुसार अगर देखें तो बांगर हो जाएगा, जो 42 का बी में है। तो 42 का करेक्ट आंसर बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम राष्ट्रीय जल, कहता है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो लागू हुआ था वह सितंबर 1987 में लागू हुआ था। याद रखना है। जो 43 का सी में है, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 44 नंबर देखिए, जिम कार्बेट, कहता है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो 44 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 45 नंबर देखिए, क्या था भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? क्या था भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो जैव मंडल रिजर्व जो है वह है सुंदरवन। याद रखना है सुंदरवन, जो 45 का ए नंबर में ही है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, Q9, कहता है Q9 का उपयोग होता है। Q9 का उपयोग जो होता है वह मलेरिया में किया जाता है। याद रखना है मलेरिया। तो 46 का ए में ही है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मलेरिया। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? कह रहा भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो यह जो कार्य कर रहा है यह 23 प्रकार का कार्य कर रहा है। याद रखना है 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी में ऑप्शन 23 मेरा मिल रहा है। 48 नंबर देखिए, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई?
कहता है भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई? तो प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वह दार्जिलिंग में हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन डी में है। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 49 नंबर देखिए, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ए, तमिलनाडु। 50 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में, कह रहा भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा की सबसे अधिक सर्वाधिक संभावनाएं जो है वह राजस्थान में ही है। तो 50 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर देखिए, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? भैया रोपण फसल में इनमें से सभी है, यही होगा 95% सही। तो कहता है निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल क्या होता है आपको हम बता दिए हैं, रबर आएगा, चाय आएगा, गन्ना आएगा, तो सभी हो गया। रोपण का आमतौर पर टीचर सेटिस्फाई बच्चे को नहीं कर पाते हैं। बच्चे यह समझता है धान गेहूं यानी कि धान को रोपते हैं तो रोपण कृषि हो गया, रोपण फसल हो गया। जी नहीं, ऐसे फसल को रोपण फसल नहीं बोलते। रोपण कृषि या रोपण फसल वह होता है जिसको एक बार लगा देने पर कई सालों तक वह रहता है। जैसे चाय हो गया, रबर हो गया, गन्ना हो गया, आम हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब को एक बार लगाते हैं तो कई वर्षों तक यह जीवित रहता है। ऐसे फसल को हम रोपण फसल बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रबर भी है, चाय भी है, गन्ना भी है। तो मेरा आंसर होगा इनमें से सभी। तो 51 का करेक्ट आंसर डी। 52 नंबर देखिए, कहता निम्न में से कौन दलहनी फसल, दलहनी फसल समझ गए होंगे, दलहनी का अर्थ क्या हुआ? जिससे हमको दाल होता है, मिलता है, दलहन। तो कहता है निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? स्थिरीकरण नहीं करती है पूछ रहा। तो इसमें चना भी करता है, मूंग भी करता है, राजमा भी करता है, मटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 52 का मटर होगा। तो 52 का बी नंबर करेक्ट। 53 नंबर देखिए, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? कहता है भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारत में बफर स्टॉक जो बनाता है या बफर स्टॉक का जो निर्माण करता है वह होता है भारतीय खाद्य निगम। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारतीय खाद्य निगम। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह दुर्गापुर में स्थापित किया गया है, जो 54 का बी नंबर में है। तो 54 का करेक्ट आंसर होगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो सब बताता है, सब पढ़ता है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, जो 55 का करेक्ट आंसर बी होगा। बहुत से बच्चा मार देता है कहीं भी और। तो 55 का करेक्ट आंसर बी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कहता है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? बेटा देखो है 10th में ये क्वेश्चन इंटर से उठा करके रख दिया है। यकीन ना हो तो हिस्ट्री खोल करके देखो, इंटर में मिल जाएगा। या जो बच्चा मेरे पास पढ़ा है, ये एग्जाम दिया है, उससे पूछो पढ़ने के लिए है कि नहीं। कहाँ से ये 10th में क्वेश्चन घुसाता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है
वह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। तो 56 का सी में है आंसर, मिलाइए 56 का करेक्ट सी हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद ही होगा आपको, इन्नौर बंदरगाह जो है वह है तमिलनाडु में स्थित है। इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। जो 57 का बी में करेक्ट है, मिला लीजिए 57 का करेक्ट आंसर बी। 58 नंबर देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? कहलगांव वाला तो सब जानते हैं, भागलपुर जिला में अवस्थित है। तो कहता है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र भागलपुर जिला में अवस्थित है। याद रखना है भागलपुर, जो 58 का ए नंबर में ही है। तो 58 का करेक्ट आंसर हो गया ए। 59 नंबर देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं पूछ रहा है। तो आप देखिए, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ मेरा प्राकृतिक आपदा है, भूकंप मेरा प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद मानव जनित अपवाद मानव जनित है। तो इसमें कहता है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसमें मानव हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक से रिलेटेड सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, जो बच गया वही हुआ, आतंकवाद होगा। तो 59 का करेक्ट आंसर सी होगा, 59 का सी। 60 नंबर देखिए, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह जो बना हुआ है बांध, यह कावेरी नदी पे बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा कावेरी, जो 60 के सी में है। तो 60 का करेक्ट आंसर होगा सी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? कहता भूकंप की लहरें जो होती है ना, वह कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें जो होती है ना, वह अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है, जो आपको आपदा प्रबंधन में बहुत बढ़िया से बताए हैं हम। तो कहता है भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है। 61 का करेक्ट आंसर बी होगा, 61 का बी। 62 नंबर देखिए, कहता है निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? यानी निम्न में नीचे जो दिया है इसमें पूछ रहा भूकंप तरंग मापन यंत्र क्या? यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं, भूकंप मापी यंत्र को किस नाम से जाना जाता है या क्या बोलते हैं? तो इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। जो 62 का बी में है, तो 62 का करेक्ट आंसर होगा बी। 63 नंबर पे देखिए, कृषि सुखाड़ होती है। कहता है कृषि सुखाड़ होती है। कृषि जो है वह सुखाड़ क्यों पड़ जाती है? उसको सुखाड़ पड़ने का कारण क्या है? जल के अभाव में वह सुखाड़ पड़ता है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा 63 का ए, जल के अभाव में। 63 का ए ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जल के अभाव में। 64 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता? यानी वह कौन सा क्षेत्र है जो भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो इनमें देखो सभी वाला ऑप्शन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। वलित पर्वत के क्षेत्र भी आता है इसके अंतर्गत, भूपटलीय दरार के क्षेत्र भी आता है, और महासागरीय गर्त भी आते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर अगर ये तीनों हो रहा है, तो इनमें से सभी जो है यह होगा। तो 64 का करेक्ट आंसर जो होगा 64 का वह होगा डी नंबर, इनमें से सभी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कह रहा है निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इन्फोसिस को कहा गया है। तो इन्फोसिस होगा इसमें।
निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सिन्फोसिस है, जो 65 का सी में है। 65 का करेक्ट आंसर होगा सी। 66 नंबर देखिए, प्रत्यक्ष विदेश कहता है, प्रत्यक्ष विदेश निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? तो सबसे अधिक लाभ जो मिला था, सर्वाधिक क्षेत्र जो मिला था, कहता है सर्वाधिक लाभ जो मिला था वह मिला था औद्योगिक क्षेत्र को। तो करेक्ट आंसर होगा 66 का बी नंबर, औद्योगिक क्षेत्र। 66 का बी नंबर, औद्योगिक क्षेत्र। 67 नंबर देखिए, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव, कहता है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? कौन सा क्षेत्र में देखा गया? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा, बैंक में नहीं होगा, उद्योग में नहीं होगा, बच गया एक रोजगार, तो रोजगार करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 67 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह बी होगा, रोजगार। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, कहता है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? तो रोजगार क्षेत्र में देखा गया। तो 67 का बी नंबर करेक्ट आंसर। 68 नंबर देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु, कहता है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? न्यूनतम, कम से कम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? तो यह 2400 कैलोरी निर्धारित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2400 कैलोरी, जो 68 का सी नंबर में है। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है? निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो वह कृषि उद्योग आधारित नहीं पूछ रहा है, तो वह है सीमेंट उद्योग। 69 का जो होगा सी नंबर होगा, सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, क्या था? निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो चीनी उद्योग कृषि से होता है, चमड़ा उद्योग भी आ जाता है लगभग, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग नहीं होगा। तो इसमें पूछता है नहीं है। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सीमेंट उद्योग हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखने वाले जो थे वह दादा भाई नरोजी थे। 70 का करेक्ट आंसर होगा बी, 70 का बी, दादा भाई नरोजी। 71 नंबर देखिए, कहता है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत, कहता है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? मूल्य को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो वह है व्यय विधि। व्यय विधि जो 71 का बी में है, तो 71 का करेक्ट आंसर होगा बी। आइए 72 देखिए, कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1975 में हुआ था, याद रखना 1975। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1975। 73 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो व्यापारियों के लिए, व्यापारी जो आम तौर पे जो खाता का यूज करता है ना बैंक में, वह होता है जमा, चालू जमा, दोनों होता है, जमा चालू, चालू जमा, जो बी नंबर में है। 73 का करेक्ट आंसर बी होगा। 74 नंबर देखिए, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो मनरेगा कार्य की शुरुआत जो हुई थी वह पहला राज्य था राजस्थान। राजस्थान से शुरू हुआ था, याद रखना है। 75 नंबर देखिए, 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान। 75 नंबर, 75 का पूछ रहा है औद्योगिक उत्पादों की गणना सुनिश्चित करने के लिए
किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस मानक चिन्ह का आपको बताएं। एग मार्क होगा, यहाँ हॉल मार्क नहीं होगा, एसआई मार्क नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं दिया है, होगा इनमें एग मार्क। तो 75 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह होगा 75 का ए नंबर एग मार्क। आगे दिया है 76 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 76 के बी में है। तो 76 का करेक्ट आंसर बी होगा। 77 नंबर देखिए, निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहता है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया? निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया गया? तो निम्न में से जो बदला था वह विशेष विकास क्षेत्र में बदला था। तो 77 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, विशेष विकास क्षेत्र। 78 नंबर देखिए, 78 का क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी जो है वह छिपी बेरोजगारी के नाम से जाने जाता है, जो ए में ही है। तो 78 का करेक्ट आंसर होगा ए, छिपी बेरोजगारी। 79 नंबर देखिए क्या रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो विमुद्रीकरण की घोषणा प्रधानमंत्री जी जो किए थे 8 नवंबर 2016 को किए थे, याद रखना है 8 नवंबर 2016। तो 79 का हो गया ए नंबर करेक्ट आंसर। 80 नंबर देखिए, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो करते हैं वह होता है वित्त मंत्रालय। तो 80 का करेक्ट आंसर हो गया ए नंबर, वित्त मंत्रालय हो गया। तो आपको हम ये बता दें कि यह क्वेश्चन जो है सेट कितना था? ए था, सेट ए है, द्वितीय सीटिंग क्लास 10th का। अगर आप वीडियो में समझ रहे थे, आंसर आपको पूरा सही बताया गया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।